children, I hope you all are fine. So I am here with the new topic of SST, that is political developments. और नाम देखिए हर्षवर्धना. It means we are going to learn about the famous king हर्षवर्धना. सबसे पहले जानते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ से हमें पता चला इनके बारे में. दो मेन सोर्स रहे हैं इनके हर्षवर्धना और उनके रूल के बारे में. एक तो हमारा हर्षचरित्र जो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, रिटन बाय बाणभट्ट. बाणभट्ट उनके कोर्ट पोएट थे. और दूसरा हमारे पास है स्यूकी, द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, रिटन बाय ह्यून सैंग. चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है. हर्षचरित्र में पूरी डिटेल उनकी लाइफ, उनका रहने का तरीका, हर चीज़ के बारे में बताया गया है. और जो ह्यून सांग हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने ट्रैवल किया अराउंड 14 ईयर्स वो यहाँ पर रहे जब हर्षवर्धन का रूल था. तो उन्होंने हर्षवर्धन के रूल के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में. चलिए बात करते हैं हर्षवर्धन जी की. हर्षवर्धन बेटा जैसे ही गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ ना 540 AD में, तो क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में फिर छोटे 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 किंगडम्स बनने शुरू हो गए. और ह्यूनस ने जो है इन्वेशन कर दिया, हमला कर दिया सेंट्रल एशिया से. ये जो स्मॉल स्मॉल किंगडम बने थे ना गुप्ता एम्पायर के ब्रेकअप होने के बाद, उसमें एक स्मॉल किंगडम था थानेसर. थानेसर आपका आज का जो प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र है ना बेटा, उसके पास है. और हर्षवर्धना ने इस थानेसर एरिया को जीता था 606 AD में एंड वेंट टू बिकम द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो इन्हें लास्ट एम्परर के तौर पे देखते हैं. व्हेन हर्षवर्धना असेंडेड द थ्रोन ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड. बहुत छोटे थे वो उस समय पे. और रूलर्स ऑफ गौड़ यानी कि बंगाल एंड वल्लभी यानी कि गुजरात, उन्होंने क्या कहता है, हैड मर्डर्ड हिज ब्रदर इन लॉ एंड रूलर ऑफ कन्नौज. देन आपके दे फॉलोड बाय द किंगडम्स, ही टुक ओवर द किंगडम्स ऑफ कन्नौज एंड यूनाइटेड द टू. मतलब जब वो राजा बने इतना खून खराबा हुआ, ब्रदर इन लॉ उनके मारे गए थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ डैट उन्होंने इन सारे राजाओं को हराया और कन्नौज को भी अपने पास कैप्चर कर लिया. तो कन्नौज और थानेसर मिलकर बन गए राजा हर्षवर्धन का एम्पायर. आफ्टर दैट ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू कन्नौज एंड कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन. थानेसर से उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज पे ला के रख दी. हर्षवर्धन स्पेंट नेक्स्ट 6 ईयर फ्रॉम 606 टू 612 AD इन वॉर्स. क्योंकि भाई जब एम्पायर उन्होंने लिया उस समय हमले हो रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उन्होंने नेक्स्ट 6 ईयर कन्नौज को जीतने के बाद कंटिन्यूसली वॉर में लगाए. क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी टेरिटरी को सेव करना था, आसपास की एरिया को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इसलिए सबसे पहले उन्होंने हराया, दैट वॉज द शशांक, द किंग ऑफ बंगाल, उनको हराया. देन ही कॉन्क्वर्ड पंजाब, उसके बाद राजस्थान गए एंड फिर उसके बाद तो होल गंगा डेल्टा अप टू आसाम. फिर उन्हें कोई रोक नहीं पाया. धीरे धीरे उनकी टेरिटरी बढ़ती गई. एक छोटे से साम्राज्य से शुरू किया हुआ एक बड़े साम्राज्य में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. एंड इवन ही टर्न टूवर्ड्स द दक्कन इन द साउथ. हाउएवर हिज एडवांस वाज चेक्ड बाय द पुलकेशिन सेकेंड, जो चालुक्य किंग थे, उन्होंने वहाँ उन्हें स्टॉप कर दिया. तो वो साउथ में नहीं आ पाए क्योंकि पुलकेशिन सेकेंड की सेना वहाँ पे स्ट्रांगली खड़ी थी. बट इतना नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का जो एरिया था वो हर्षवर्धन एम्पायर के पास आ गया था. तो हम ये कह सकते हैं नर्मदा रिवर तक तो उनका एम्पायर आ गया था. हिज एम्पायर कंप्राइज्ड आज का आपका जो पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कुछ पार्ट सिंध और कश्मीर का. इतना बड़ा एम्पायर. अब क्या था, जब इतना बड़ा एम्पायर हो गया तो पावरफुल रूलर आ गए वो नॉर्थ के. बोथ ह्यून सांग एंड बाणभट्ट दोनों ने ये बात लिखी है हर्षवर्धना के बारे में कि हर्षवर्धना वॉज अ लिबरल किंग, ग्रेट जनरल, एबल एडमिनिस्ट्रेटिव, और उन्हें एजुकेशन और आर्ट से बहुत प्यार था, पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान देते थे वो. अब आप देखोगे बेटा ये मैप, तो पूरा का पूरा मैप ये आपको दिख रहा है थानेसर से, ये पिंक कलर में वल्लभी से लेते हुए इधर, ये पूरा आपका ये दिस एरिया वॉज अंडर द हर्षवर्धना. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो हमने पहले ही बताया कि ही वॉज वेरी एफिशिएंट रूलर.
अब उन्होंने क्या किया था, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज कर रखा था। ह्यून सांग ने इस चीज़ की तारीफ भी की थी और उन्होंने लिखा था कि जो टैक्स लेते थे ना हर्षवर्धन दूसरों से, बड़े रीजनेबल थे, कोई दुखी मन से उन्हें टैक्स नहीं देता था। एंड वेलफेयर वर्क जो उन्होंने किए, वो हर वेलफेयर वर्क को अपना खुद अटेंशन देते थे, लुक आफ्टर करते थे, सुपरवाइज करते थे कि अगर मैंने ये रोड बनवाई है या ये पेड़ लगवाए हैं या ये कुएं बनवाए हैं, तो वो उस पर ध्यान देते थे कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया। टोटल इनकम जो किंगडम की थी, डैट वॉज स्पेंड 1/4 ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी इनकम आती थी ना, तो उसको बांट देते थे, भैया इतनी इनकम है, इसका 1/4 गवर्नमेंट पे लगेगा, 1/4 जो है पब्लिक सर्विस पे लगेगा, उनकी वेलफेयर के लगेगा, 1/4 चैरिटी दान में दिया जाएगा, चाहे वो टेम्पल्स के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, और बाकी बचा 1/4 जो है स्कॉलर्स और हाई एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। सो वेल प्लानिंग हाउ टू स्पेंड द इनकम। क्राइम अगर हम देखें तो ना के बराबर थे, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो तो बहुत हार्श थी उस समय। अब कैपिटल पनिशमेंट टू वॉज गिवन फॉर सर्टेन क्राइम, भाई मृत्यु दंड भी दिया जाता था। और बहुत बड़ी और वेल मैनेज आर्मी इन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखी थी। एजुकेशन की बात करें तो हर्षवर्धन ही पेड द स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, शुरुआत की, जैसे एजुकेशन होती है ना, गुरुकुल वगैरह बनाते हैं, तो टेम्पल्स बनवाए थे अपने सुपरविजन में, और वहाँ पे जो होते हैं ना ज्ञानी लोग होते हैं, गुरु होते हैं, उनको रखा गया था बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाने के लिए। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने पता है क्या बनाया था, देखिए पिक्चर में, दिस इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं हुई होगी। Nalanda University was set up during the Gupta period and as one institution of the excellence. लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने इसको पूरे तरीके से एक ग्लोरी, एक चमक दी। बनाया तो गुप्तास ने था, लेकिन इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी हैड 6 स्टोरी बिल्डिंग, सेवरल कॉलेजेस उसमें थे, एंड 3 लार्ज लाइब्रेरीज बनाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का, तोड़ने का मकसद ही यही था कि इसमें हर तरीके की किताबें थीं जो इंडियन को ज्ञानी बना देती। स्टूडेंट्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस टू टेक द बुक्स। आप जैसे लाइब्रेरी में फ्री होता है ना, तो वैसे ही ये पब्लिक लाइब्रेरी की तरह काम होता था। इवन फॉर द लॉजिंग एंड बोर्डिंग, अगर बच्चों को पढ़ना है, रहना है यहाँ पे, तो रहने का भी चार्ज नहीं लिया जाता था। बट द कंडीशन ऑफ एडमिशन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता था नालंदा विश्वविद्यालय में। सब्जेक्ट्स जो थे, करिकुलम जो थे, अगर आप सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, देन आपका ब्राह्मणिकल स्टडीज़ एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ एक्सेट्रा। ओवरऑल अगर आप देखो, हर विषय को वहाँ पढ़ाया जाता था। और पहले ही बता दिया, एडमिशन तो भाई अगर आप उनका टेस्ट क्लियर कर रहे हो, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, तब मिलेगा, क्योंकि पैसा तो आगे आपसे ले नहीं वाले। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी वॉज पुट एट, आप नंबर देखो, 10,500 who were taught by 1510 scholars of repute। उस समय के 1510 महान टीचर्स के द्वारा ये बच्चे पढ़ाए जाते थे। ह्यून सांग टू टॉट बाय दी स्कॉलर, उसने भी यहाँ पे जो है स्टडी की है 5 ईयर के लिए। द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज शीलभद्रा, फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उस समय के, बहुत एबल थे। हर्षवर्धन हैड मार्क द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज टू मीट द एक्सपेंडिचर, मतलब 100 गाँव से जितना टैक्स आता था वो रेगुलरली नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई लिखाई, इसके खर्चों को उठाने के लिए आता था। इवन जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो दान भी करते थे कि यहाँ कभी किताबों की कमी ना हो, कभी जो है किसी चीज़ की कमी ना हो हायर एजुकेशन के लिए। सो वंडरफुल वर्क डन बाय द हर्षवर्धन। अब बात करते हैं बेटा सोसाइटी की। हर्षवर्धन की जो सोसाइटी थी वो भी एज यूजुअल जैसे पुरानी सोसाइटी थी वैसे ही थी। इनहेरिटेंस थी, पैट्रिकल थी, 4 वर्ड्स को फॉलो करते थे। इवन आपकी ऑक्यूपेशनल बेस्ड कास्ट सिस्टम भी चल रहा था, जाति सिस्टम, सब ग्रुप्स ये भी चल रहे थे।
अनटचेबिलिटी भी प्रिवेलिंग थी उस समय, और अनटचेबल लोग गांव के बाहर रहते थे। अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग जो है वो सिंपल लाइफ जीते थे, अनस्टिच क्लोथ्स को पहनते थे, जैसे आपकी धोती हो गई या इस तरीके से आपने बांध लिया कपड़े को, तो इस तरीके से कपड़े जो है मेन पहनते थे। अच्छा, वेजिटेरियन लोग थे वो बेटा, अनियन को भी यूज़ नहीं करते थे, इवन लहसन गार्लिक को भी वो यूज़ नहीं करते थे। जो गरीब लोग थे दे लिव्ड इन द मड हाउसेस, बट जो अमीर लोग थे दे लिव्ड इन द ब्रिक हाउसेस। द फ्लोर्स वर प्लास्टर्ड विद द काउ डंग रेगुलरली। गाँव में नहीं होता था, गाय के गोबर से लीपते थे पहले घर को, तो वैसे ही वहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। लेकिन एक टेरिबल सोशल इविल जो था उस सोसाइटी में प्रिवेलिंग था, दैट वाज द सती प्रथा। सती प्रथा के अगर हस्बैंड मर गए हैं किसी लेडी के, तो उनके फनरल पायर में उस लेडी को जो है जिंदा ही जला दिया जाता था। ये कस्टम बड़ा बुरा था। वाइफ यूज टू सेट हर सेल्फ अब्लेज। तो ये सिस्टम एक एविल की तरह हम देख सकते हैं वहाँ पे। ऑक्यूपेशन की बात करें तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे, स्किल्ड भी थे, सिर्फ फार्मिंग नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशन थे। और जो आपके ट्रेड थे ना वो फैमिली टू फैमिली पास हो रहे थे। मतलब अगर आपके फादर गोल्ड स्मिथ हैं तो आपको भी वो सुनारों वाला काम सिखा दिया जाता था। रिलीजन की बात करते हैं बेटा, तो इस समय 2 ब्रांचेस हिंदुइज्म में डेवलप हो चुकी थी। वन इज नोन एज वैष्णविज्म, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी, और वैष्णविज्म प्रिवेलिंग इन द नॉर्दर्न इंडिया। दूसरा आया शैविज्म, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती थी। सदर्न इंडिया में ये ज़्यादा प्रिवेल्ड हुआ था। इस समय तक जो बुद्धिज़्म था उसकी भी एक थर्ड ब्रांच बन चुकी थी। पहले हमने पढ़ा था ना हीनयान और महायान, अब थर्ड आ गई थी, दैट इज़ द वज्रयान। ये भी पॉपुलर हो रही थी धीरे धीरे। हर्षवर्धन जो थे वो अपने आप में हिंदू राजा थे, वो भगवान शिव की पूजा करते थे। बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को भी अपनाया और इसको भी फैलाया। बहुत कोशिश की उन्होंने बुद्धिज़्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में। अब अगर हम बात करते हैं तो ही बिल्ड द न्यू मोनेस्ट्रीज ऑल्सो, मतलब जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड मोनेस्ट्रीज होती है ना उनको भी इन्होंने बनवाया था, क्योंकि उनका जो व्यूज़ था ना बेटा दैट वाज लिबरल, यानी कि अपने धर्म को भी फॉलो करो, दूसरे धर्म की जो अच्छी शिक्षाएं हैं उसको भी आप मान सकते हैं। देन ही यूज्ड टू कॉल द एनुअल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर टू प्रोपोगेट ऑल दिस थिंग्स। हर साल ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन यूज टू अटेंड द माघ मेला ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज़्म का उन्होंने साल में एक एनुअल मीट करा दी। माघ मेला जो होता था ना प्रयाग में, आपका लगता है बहुत बड़ा, एवरी 5 ईयर, उसको वो हमेशा जो है अटेंड करने जाते थे। एंड इस ओकेजन पे अपनी बहुत सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो होती थी वो डोनेट करते थे। देन कंक्लूजन करते हैं हम, तो हर्षवर्धना's डेथ इन 647 AD, India once again fell in the disorder as several small kingdoms arose and started to fight with one another. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. नंबर 1 हमने ये पढ़ा कि हमारे पास हर्षवर्धन के जो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ द बुक रिटन बाय द ह्यून सॉन्ग एंड द बाण भट्ट की हर्षचरिता। ये 2 बुक्स में उनके बारे में मेंशन है। हर्षवर्धन ने अपने टाइम पे बहुत बड़ी एक एरिया जो है अपने कंट्रोल में ली। साउथ में भी वो कॉन्क्वेयर करना चाहते थे, लेकिन पुलकेशिन सेकंड की आर्मी ने वहाँ रोक दिया। हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वेल ऑर्गेनाइज था। हर्षवर्धन ने अपना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट जो है एजुकेशन, स्पेशली नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो है खर्च कर रखा था। सती सिस्टम जो है वो एक गलत एविल उस समय जो है प्रैक्टिस होता था। डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म हो गए या बुद्धिज़्म उस समय पे प्रिवेलिंग थे। वो खुद हिंदू राजा थे, बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है इंडिया में दोबारा से जो है छोटे छोटे किंगडम्स में बंटवारा होना शुरू हो गया। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। नाउ इट्स योर टर्न, डू द एक्सरसाइज केयरफुली।